अस्सलाम वालेकुम। जैसे कल मैंने कहा था कि कल कुछ लोग गायब हुए होंगे और कुछ और नए चेहरे नजर आ रहे होंगे। लॉ बेचारे के साथ जो है ना ये होता रहता है और कुछ लोगों को आके एहसास होता है कि यार गलती की, इतनी देर तक क्लास में बैठना मुश्किल है, वीडियो पे सुन लेंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब लॉ को इज्जत मिला करेगी, जब लोगों को समझ आएगा और अभी एक दो अटेम्प्ट, एक दो रिजल्ट आ जाएं तो फिर जरा दोबारा से लोगों का एहसास हो जाएगा कि भाई ये भी फिजिकली पढ़ने वाला पेपर है। तो मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम भी हमारी फिजिकल और ऑनलाइन में इतना ज्यादा फर्क था कि वो लोगों को लगता है कि ये तो ऑनलाइन भी हो जाता है और इसका तो पोर्टल लेने से भी पास हो जाता है। यानी बस एटलीस्ट ये टिक लगा लो कि भाई मेरे पास लॉ आ गया। खैर कल कुछ बातें हुई थी, याद है क्या थी वो बातें? कुछ कमिटमेंट थी आप लोगों की, हर दिन और हर वीक की कुछ जिम्मेदारियां थी। हर दिन 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं करना। उस 1 घंटे में क्या कर रहे होंगे? नोट्स, माइंड मैप्स बना रहे होंगे, हम नक्शे बना रहे होंगे, की पॉइंट्स लिख रहे होंगे। हर दिन क्लास में जो पढ़ा जाएगा मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसकी इंग्लिश यहीं से दिखा के भेजूं। तो जब आप घर जाके देखेंगे तो किताब में जो लिखी हुई इंग्लिश है वो तो आपने क्लास में पढ़ ली होगी। तो आप किताब को सामने रखेंगे और बड़े प्यारे प्यारे से अपने कुछ की पॉइंट्स बनाएंगे, उसके अंदर से क्या क्या काम की बातें हैं। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो उसको उठा के चैट जीपीटी को दे दें और उसको कहें जिसमें से की पॉइंट्स बना दो। लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप में एक सलाहियत डेवलप होगी कि आप अपने नोट्स बना सकें। कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरी किताब को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। लेकिन आइडियली आप अगर अपने की पॉइंट्स बनाएंगे तो आपकी कम जगह घेरेंगे। तो अपने रजिस्टर में आपने की पॉइंट्स बना दिए सोच सोच के और उसको दोहरा लिया। 1 घंटा खत्म हो गया। हर दिन आप 1 घंटा पढ़ते गए, बट एक दिन ऐसा था जब आपने 4 घंटे तकरीबन पढ़ लिया। वो कौन सा दिन है? फ्राइडे वाला दिन। नॉर्मल केसेस में फ्राइडे वाला दिन कि जिसमें फ्राइडे तक हमने जो पढ़ा हम उसको अपने की पॉइंट से रिवाइज करें, हम फिर पास पेपर्स को देखें और 3 पास पेपर के सवाल जो है वो हम लिख के करें। तो उससे हमारी एक ग्रिप हो जाएगी उस चैप्टर पे या जो हैपनिंग चल रही है और फिर हम सैटरडे को उसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा टेस्ट दे सकेंगे। चूंकि सेकेंड डे ऑफ द वीक से ये स्टार्ट हुआ है और उस दिन भी ओरिएंटेशन थी तो बकायदा आज से ऑफिशियल पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो आते साथ ही अगर मैं कहूँ कि सैटरडे को एक प्यारा सा टेस्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी। तो पहले सैटरडे को छोड़ के उससे ऑनवर्ड हमारे सैटरडे पे इंशाल्लाह टेस्ट हो रहे होंगे। एक भाई ने कहा था सर अगर मैं सैटरडे को ना दूं और मैं अगले मंडे को आके दे दूं तो हम वो फैसिलिटी भी अवेलेबल कर रहे होंगे कि अगर आप सैटरडे को नहीं दे सके ऑनलाइन या आप चाहते हैं कि मैं फिजिकली ही आके उसको परफॉर्म करूं तो फिर हम मंडे वाले दिन आपको एक रूम बता देंगे कि क्लास से पहले पहले ये रूम है, इस रूम में जाके आप अपना टेस्ट अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वहां पे टेस्ट पड़े हुए होंगे, नहीं तो आप टीए रूम से जाके कह सकेंगे जी आज का मुझे लॉ का टेस्ट चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहां आपके लिए अवेलेबल कर दें। तो उसके अलावा और क्या बातें हुई थी? प्रॉब्लम्स समझे थे हमने, क्या प्रॉब्लम्स है बीएलडी के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सब्जेक्ट में, क्या प्रॉब्लम्स है? रिटेंशन, रट्टा नहीं लगता, याद नहीं रहता। ये माइंड मैप्स बनाने से ये वाला मसला हल हो जाएगा, ये जो की पॉइंट्स हैं। और क्या मसला था? सिलेक्टिव स्टडी लोग कर रहे होते हैं, वो करते ये हैं कि अपनी पसंद के बीच बीच में से चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लिए और बाकियों को छोड़ दिया। तो हमने कहा था कि हम भी इसके करीब का काम करेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिए और ये छोड़ दिए, हम कहेंगे ये अच्छे कर लिए, ये हल्के कर लिए। तो छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन हमने कुछ जगह ज्यादा फोकस देना है, कुछ जगह कम फोकस देना है। तो ये मसला भी हम हल कर सकते हैं। और क्या मसला था? सिलेबस काफी ह्यूज है। ह्यूज सिलेबस को कैसे डील करेंगे तो बड़ा मुश्किल बात हो गई। आपको पता है एक मैंने जुमला पढ़ा और जुमला पढ़ने के बाद ना दोबारा पढ़ा कि मैंने क्या पढ़ा। जुमला ये था कि किसी भी मुश्किल को हल करने का तरीका ये है कि उसे हल कर लिया जाए। द बेस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसमें खास बात क्या हुई? प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि उस प्रॉब्लम को हल करें, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें, प्रॉब्लम से परेशान रहें और अपने आप को मुसीबत में डालते रहें तो बड़ा मसला है। फिर एक दफा मैं बैठा हुआ था तो मेरे 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। एक दोस्त ने दूसरे से कहा यार मैं इतनी मुश्किलों में फंस गया हूँ
इतनी ज्यादा मेरी जिंदगी में परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनसे कैसे निकलूं। तो दूसरे दोस्त ने बड़ी मासूमियत से कहा एक एक करके। जब 100 प्रॉब्लम्स दिमाग में सजी हुई हैं तो फिर तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन जब आप एक एक करके उनको हल करते चले जाएंगे, हर दिन एक प्रॉब्लम का सलूशन करते जाएंगे, तो गैर महसूस तरीके से एक दिन आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स हल कर चुके होंगे। तो ह्यूज सिलेबस है, लेकिन पहले दिन ह्यूज सिलेबस सर पे नहीं हमने सजा लेना, सर पे सवारी नहीं करना, हम तो एक एक करके निमट रहे हैं। ह्यूज सिलेबस का ये मतलब नहीं कि मैं 7-7 घंटे पढ़ा रहूंगा आपको, या घर जाके आप 25-25 घंटे पढ़ेंगे। ह्यूज सिलेबस है, अगर हम उसको ओवरऑल 6 महीने 5 महीने 4 महीने पे स्प्रेड करके देखें, लेकिन हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सा करके आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपका हर दिन का टारगेट पूरा है, वेरी गुड। हर वीक का टारगेट पूरा है, वेरी गुड। ऑटोमेटिकली हमारा पूरा टारगेट भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा। तो ह्यूज सिलेबस को हम शिकस्त देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छा तैयार कर लेंगे। जब वो सारे छोटे छोटे टुकड़े अच्छे हो जाएंगे तो चीजें भी अच्छी हो जाएंगी। ये ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, और हम अपने आज पे मेहनत नहीं करते। हालांकि छोटे छोटे से आज मिलके फ्यूचर बन रहा होता है, लेकिन हम अपने आज को अच्छा नहीं करते और चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो। तो फ्यूचर तब अच्छा होगा जब आप आज अपने हिस्से का काम सही कर लें। मुझे सीए करना है जी 6 साल में, ये सोच सोच के सीए डिले हो जाता है और 10-12 साल लग जाते हैं। मुझे सीए करना है 6 साल में, वेरी गुड। तो फिर मैंने अगले 2 साल में क्या करना है जी? अगले 2 साल में मैंने कैफ करना है, वेरी गुड। तो अगले 6 महीने में क्या करना है जी? मैंने 3 पेपर देने हैं, वेरी गुड। तो इस हफ्ते क्या करना है? इस हफ्ते उतना ही पढ़ना है जितना हर टीचर ने अपनी अपनी क्लास में कराया। तो आज क्या करना है? सिर्फ आज को होमवर्क करना है। तो आज बैठ के 6 साल बाद के सीए की टेंशन ना ले, 2 साल बाद के कैफ की टेंशन ना ले, 6 महीने बाद के पेपर की टेंशन ना ले। आज टेंशन ले आज के दिन की, और वो इतनी सी है कि घर जाके 1 घंटा पढ़ना है। तो जब आप अपने आप को इतना सिंपल कर लेंगे ना कि मेरा हर दिन बस मेरा टारगेट पूरा होता चला जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके आगे के सारे टारगेट मीट होते चले जाएंगे। अच्छा लगता है हर दिन घर जाके लिखिए कि आज ये टारगेट था, मैंने इसको कर लिया, टिक कर लिया। जब आप टिक लगाएंगे, टॉपिक्स लिखते जा रहे होंगे, तो कुछ दिनों बाद आपके पास अच्छे खासे टॉपिक्स लिखे हुए होंगे और आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि मैंने ये सारे खत्म कर लिए हैं। तो बड़े सिलेबस का हल हमने निकाला, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके साथ साथ फड़काते चले जाएंगे। और क्या मसले थे? ह्यूज सिलेबस आपने बता दिया, रिटेंशन आपने बता दिया, सिलेक्टिव स्टडी आपने बता दिया। और मसला किसी को तो याद होगा? पास्ट नहीं, वो तो मैंने मसलों में नहीं बताया जी। हाउ टू अटेम्प्ट। अब अगेन पास्ट पेपर के सवाल एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाउ टू अटेम्प्ट इज कि हमने आईकेप के सवाल अटेम्प्ट कैसे करने हैं, उसकी साइंस हमें पता होनी चाहिए। मैं नॉर्मली इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रखता हूं जिसमें मैं बताता हूं कि मार्किंग स्कीम जो ई मार्किंग है वो क्या है, उसको किस तरह से करना है, पेपर की क्या एहतियातें हैं। फिर हम एक अलग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पेपर में अलग अलग तरह के सवाल हो तो उनको कैसे करना है। अब चूंकि ये पोस्ट रिजल्ट क्लास है और गवर्नमेंट ने हमें 2 दिन बंद किया हुआ है और हम पहले 2 दिन जो है वो एक ऑफ डे और एक इंट्रोडक्शन पे गुजार चुके हुए हैं, तो हमारे पास दिन कम है। तो इस वीकेंड में आपसे वो वाली वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। कुछ लोग आप में ऐसे होंगे जो खाली फिजिकल एनरोल हुए होंगे और मेजॉरिटी वो है जो ऑनलाइन एनरोल्ड है या कंबो में। कंबो कहते हैं जिसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों है। तो जब भी हम कोई भी एक्स्ट्रा क्लास देंगे और पोर्टल पे देंगे तो ऑनलाइन वालों को तो मिलेगी, लेकिन जो फिजिकल बैठे हुए उनको भी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको 2 ड्राइव्स के लिंक नजर आएंगे। एक लिंक में मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी चैप्टर बाय चैप्टर पड़ी हुई होगी, दूसरे लिंक में आपको मिलेगा कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दिया, कोई एक्स्ट्रा वीडियो दी, कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज दी, वो उस वाली ड्राइव में जाती रहेगी। तो जो लोग एनरोल नहीं है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, उनको भी वो एक्स्ट्रा जितना भी वीकेंड पे कभी कभी एक्स्ट्रा जो भी मिलेगा मटेरियल वो उनके पास अवेलेबल होता चला जाएगा। डन। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीकेंड पे आपको मिल जाएगा। और क्या मसले थे? बुक कौन सी? नहीं, वो कल मसलों में नहीं था, वो तो आगे हमारा एक वो था, वो जो इश्यूज थे, याद है यहाँ इश्यूज ऐसे करके सजे हुए थे। जी, फेसबुक पे जो लोग मशवरा देते हैं वो सिलेक्टिव स्टडी में कवर हो गया।
सोचें, अंदाजा लगाएं, बताएं। हैवी नेबर्स इधर नहीं है, वो कंपनी लॉ वालों का मसला होता था। अब हम कंपनी लॉ नहीं पढ़े, अब तो हम बीएलडी पढ़ रहे हैं। बीएलडी तो खुद भारी है। जब सी लॉ अकेला होता था तो मैं कहता था इसके पड़ोसी बड़े भारी हैं, लोग पढ़ नहीं पाते। कहीं को पीआरसी का तस्करा तो नहीं किया होगा मैंने? पीआरसी एटीट्यूड जो कि खराब कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हम सही से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पीआरसी से एक एटीट्यूड डेवलप हो गया होता है कि थ्योरियों से नफरत करनी है और न्यूमेरिकल से मोहब्बत करनी है। और मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूमेरिकल से भी उतने ही पेपर पास होते हैं और थ्योरी से भी उतने ही पेपर पास होते हैं। तो हमारे कितने पेपर थ्योरेटिकल और कितने न्यूमेरिकल है कैफ में? डीएसआर पूरा का पूरा थ्योरी है, बीएलडी पूरा का पूरा थ्योरी है, ऑडिट पूरा का पूरा थ्योरी है। तो 8 में से 3 तो 100% थ्योरी हो गए। बीआईए आधा थ्योरी है, टैक्स आधा थ्योरी है, 2 आधे जोड़े, तो जितना न्यूमेरिकल है उतनी ही थ्योरी है। इंटरेस्टिंगली थ्योरियों में लोग जो है वो खामखा फेल हो जाते हैं, इसलिए कि वो उसको फोकस नहीं कर रहे होता, वो न्यूमेरिकल पे उनका फोकस होता है। तो जो आपको कैफ चाहिए ना, जिसकी जो 8 पेपर चाहिए उनमें न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी है, सिर्फ न्यूमेरिकल से कैफ नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड हमने खत्म करना होगा। और अगेन इसका सलूशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जब आप पोस्ट रिजल्ट की क्लास में आके बैठ गए तो ये तय है कि अब आप इस मसले का हल चाहते हैं। फिर हमने देखा था कि सिलेबस में 2 एरियाज हैं, 50 नंबर 50 नंबर का। इस 50 नंबर के अंदर की क्या कंपोजिशन थी? एमसीक्यूज कितने और सब्जेक्टिव कितना? 10 नंबर के एमसीक्यूज और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। अच्छा, रट्टे और लॉजिक की क्या रेशियो है? 40-60। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये अब स्टेटेड नहीं है, पहले वो एक्सप्रेसली लिखते थे, लेकिन अभी भी हमने देखा है और पेपर का जो ट्रेंड नजर आया वो बिल्कुल उसी तरह से चल रहा था कि 40% रट्टा और 60% लॉजिक। तो ऐसे में जो लोग रट्टे के शौकीन हैं उनको भी सपोर्ट मिल जाती है, जो लोग अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं और खुद से लिख सकते हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी। जो खाली सीलो दे रहा है उसने कितने नंबर लेने होंगे? 25। और उसने सिर्फ एक पार्ट करना होगा, उसको उसी तरह से रीडिंग टाइम मिलेगा, वो अपना एक पार्ट करेगा और उसके बाद जो उठ के चला जाएगा। तो उसके लिए कहानी थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर उसके पास ऑप्शन कम है। मतलब वो अगर कुछ चैप्टर्स में थोड़ा हल्का खेले तो पेपर में खतरा बढ़ सकता है। 25 में से कुछ चैप्टर हल्के छोड़ना और होता है, और 10 में से कुछ चैप्टर हल्के छोड़ना, वो मामला थोड़ा सा और खराब हो जाता है। तो जो सीलो ओनली वाले हैं उनके पास मार्जिन नहीं है, उन्होंने बिल्कुल कोई वो चालाकी नहीं करनी, खामखा थोड़ी सी दिक्कत, जस्ट पता ये लगेगी कि पेपर क्यों रह गया, इसलिए रह गया था कि एक चैप्टर 11 सफ़े का था और मैं उससे डरता था। 11 सफ़े को लाइफ में अलाउ मत करें कि आपके 6 महीने जाया कर दे। आप लोग बहुत ज्यादा कैपेबल है, तो सिर्फ इस वजह से घबरा के आपने कुछ छोड़ दिया कि ओहो वो 11 सफ़े करने पड़ते, मैं किस तरह से करता। तो आपके पास जो सीलो ओनली वाले हैं ना, उनके पास बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने रिस्क नहीं लेना, नहीं तो खामखा 23 पे 22 पे फेल होते हुए बड़ा दुख होता है। वापस इधर आते हैं, और कोई टेक्निक जो हमने कल डिस्कस की हो? अच्छा, इनमें से रट्टे वाले सवाल कौन सी एरिया में ज्यादा हैं और लॉजिकल सवाल कौन सी एरिया में ज्यादा है? सीलो में रट्टे वाले ज्यादा हैं और बीलो में लॉजिकल ज्यादा हैं। सीलो में रट्टे वाले ज्यादा होने के बावजूद भी 1-2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम बताते हैं कि 7 और 9 ये लॉजिकल है। इसी तरह से बीलो ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन मैं एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बताता हूं कि हाँ भाई ये क्रैमिंग के लिए अच्छी है। किताब के एंड पे अनेक्जर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, जहां ये सारी चीजें, उस एरिया को हम कहते हैं गिफ्ट बाय सर आतिफ आफदी।
जिसमें ये है कि दोनों तरफ के 3-3 सवाल जो अच्छे करने वाले हैं वो कौन से हैं, सीलो के अंदर डेज वगैरह के ऊपर वो है, और उसके फाइन पेनल्टीज याद करने का, स्पेशल रेजोल्यूशंस वगैरह की चीजें वो लिस्ट दी हुई है। फिर बी लॉ में वो लिस्ट दी हुई है कि जो लिस्ट जो है वो क्रैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की क्या स्ट्रेटेजी है सी लॉ के अंदर। इस तरह के छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं जो किताब के एंड पे हैं, और बी लॉ के पोर्शन में कुछ एग्जाम्पल जो कि नोट्स का हिस्सा नहीं बनाई उनको एंड पे बता दिया है। तो ये जो आपकी किताब है, ये किताब और पतली होती है अगर वो एंड वाला नेक्सस ना होता है, लेकिन वो नेक्सस जो है वो किताब के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपको कुछ नया बता रहे हैं। क्या हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं? पक्का? तो आज कुछ लोग वो हैं जो कल नहीं आए थे। YouTube पे हम साथ साथ पहले एक हफ्ते हम चीजें अपलोड करते रहते हैं। होता ही है कि पूरे एक हफ्ते तक लोग प्लस माइनस आते रहते हैं। तो अभी पहले दिन जो बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी प्रोसेसिंग करके फ्री होते हैं तो पता लगता है कुछ और लोग भी आ गए। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम पहले हफ्ते का क्वेश्चन रखते हैं और हम पहले हफ्ते सारा जो भी लेक्चर हुए हैं वो साथ साथ यूट्यूब पे, SBI की यूट्यूब पे डालते रहते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि वो तमाम लोग जो इनका आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा, हम उनके पोर्टल वगैरह प्रोसेस करेंगे, उनको दिक्कत ना हो, वो अब किसी भी टाइम पे यूट्यूब को खोल के और वहां से देख सकें कि उस हफ्ते क्या चल रहा है। दूसरा फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने क्लास में एडमिशन लेने के 15-20 दिन बाद उन्हें समझ आती है कि यार मैं गलत जगह आ गया, ये तो वाकई पढ़ा रहे हैं। तो समटाइम कंपैटिबिलिटी का इशू होता है, समटाइम टीचर के साथ मिजाज नहीं मैच कर रहा होता, बच्चों के तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो YouTube पे डालने का फायदा ये होता है कि आप एडमिशन लेने से पहले पहले सैंपल पे 5-6 लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि टीचर किस टोन में लेके चल रहा है और क्या इस टीचर के साथ मैं सही से चल पाऊंगा या नहीं। तो उससे जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ कोई धोखा नहीं होता, आपको जो चीज YouTube पे दिखी थी उस तरह से आपको चीज मिल रही होती है। हाँ, आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे लेक्चर देख रहे होते हैं। तो फॉर दैट पर्पस कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हों जो कि जिनके पास हल्की रफ्तार का नेट आ रहा हो या इस तरह से करके, तो जब आप पोर्टल पे चीज लाइव देखेंगे तो वो 480p की क्वालिटी पे चलेगी। ज्यादातर लोग मोबाइल को वो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको उसी तरह से अच्छी क्वालिटी में मिले जैसे YouTube में मिली है तो आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड हो जाता है और डेस्कटॉप ऐप पे भी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हुआ हुआ लेक्चर फुल क्वालिटी पे चलता है, लेकिन जो आप सर्वर से डायरेक्ट देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर बच्चे का नेट बहुत अच्छा नहीं होता। तो डाउनलोड तो चीज आहिस्ता आहिस्ता होते होते जब सिस्टम में आ गई तो वो आपके पास शीशा चलेगी, लेकिन जो लाइव देख रहे होते हैं उनके इंटरनेट हल्के होने की वजह से अगर वो प्रीमियम लेक्चर वहां पे लाइव रिले भी फुल क्वालिटी में हो रहा हो तो आपका लेक्चर अटकना शुरू हो जाता है। तो थीम ये रखा होता है कि जब आप लाइव देख रहे हो तो वो कम पिक्सेल्स के साथ दिखता है, मोबाइल वालों को तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है, लैपटॉप वालों को थोड़ा सा वो हल्की क्वालिटी लगता है, बट अगर वो उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उनको ओरिजिनल असली वाली क्वालिटी नजर आ जाएगी। इसका एक फायदा ये भी होता है कि कुछ लोग अपने डाटा को यूज कर रहे होते हैं तो वो डाटा फिर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता जब आप उसको लाइव देख रहे होते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो कई जीबी के होते हैं जब ये स्ट्रीम होते हैं, जब ये पोर्टल पे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको लो ग्राफिक्स पे हल्की क्वालिटी में डाउनलोड करें या इस तरह से करके तो आप अच्छा खासा अपना मोबाइल डाटा बचा सकते हैं। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि जो आपको YouTube पे नजर आता है उससे आइडिया हो जाता है कि फाइनल आउटपुट किस तरह का होगा। तो इससे पहले कि आप कहें नहीं सर मैंने तो ऐप में जाके देखा वहां तो थोड़ा सा क्वालिटी हल्की थी, तो वो लाइव देखने वालों के लिए है, लेकिन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में आ जाएगा और वो फुल क्वालिटी पे देखेगा। तो आगे चलें, पक्का? इंट्रोडक्शन टू कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन, पहला चैप्टर। काश कंपनी लॉ बेस ना बना रहा होता तो मैं पहले 2 चैप्टर सबसे एंड पे कराता। पहले 2 चैप्टर में पढ़ते अच्छा खासे हैं और जब ध्यान से सिलेबस को देखते हैं तो पहले 2 चैप्टर और चैप्टर 5 की मिला के 12 से 17 नंबर की वेटेज होती है, और उसमें भी चैप्टर 5 में सक्सेस सवाल आ जाता है। तो बंदे को बड़ा दुख लगता है कि मैंने कोई 8 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद की, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स के मिला के जितने सफ़े होते हैं सफ़ों में 5 चैप्टर कवर हो जाता है। तो काश मेरी मजबूरी ना होती तो मैं यहां से शुरू ही ना करता, लेकिन मजबूरी ये है कि बेस यहीं से बनती है। ये चैप्टर्स आपको एक आइडिया देते हैं, उसके बाद कहानी अगले स्टेप में दाखिल होती है। तो अजम्पशन ये कि आप लोगों को कंपनियों के बारे में नहीं पता। ये एक स्लाइड है मेरे पास जो जिसका आपसे फिलहाल ताल्लुक नहीं है।
ई मार्किंग है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जो कि मैंने क्लासेस के दौरान करनी होती हैं, लेकिन चूंकि अब हमारे पास ये गवर्नमेंट की मजबूरी भी है तो ये वीकेंड पे आपको रिकॉर्डेड वाले आतिफ अब्दी साहब जो है ना ये सारी बातें करते नजर आ रहे होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, अगले दिन क्लास में मैं नजर आ रहा हूँ, आपने फौरन से पूछ लेना है। कोई ये आज का मसला नहीं है, तो पेपर वाला दिन का मसला है, लेकिन छोटी छोटी सी एहतियातें होती हैं, लोगों के जहन में नहीं होती, उनका नंबर कट जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता लगता कि उनका सवाल चेक नहीं हो पाते। तो ये सारी बातें इसमें होंगी। हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये मैंने एक दफा एक ऑनलाइन क्लास कराते हुए अलग अलग रंग यूज करके एक डायग्राम बना के लोगों को कंपनी समझाने की कोशिश की थी। तो मुझे लगा कि ये एक मजेदार सी तस्वीर बन गई है। दोबारा से सारी वर्किंग यहाँ करने के बाद जो है वो शायद इतना रंग बिरंगी ना हो, ये रंग बिरंगी भी है और ब्लैक स्क्रीन के साथ जरा थोड़ा सा फील भी मजे की आ रही है, और खासतौर पर ऑनलाइन यूजर्स को भी एक ओवरऑल एक बड़ा मजे का इमेज बच जाता है। कंपनी क्या है या कंपनी कैसे काम करती है, आपने इससे पहले अपनी पढ़ाई में पढ़ा है कि बिजनेस से सोल ट्रेडर भी होते हैं, पार्टनरशिप भी होते हैं, कंपनियां भी होती हैं। अब कंपनी में और सादा बिजनेस में जो फर्क है सबसे पहले हम उस पर डिबेट करेंगे। तो कंपनी लॉ के जो हमारे पहले 2 लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से बोरिंग होंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे और कुछ कंपनियों की डेफिनेशन और इस तरह की चीजें देख रहे होंगे। जब एक दफा हम उस जोन से बाहर निकल आएंगे तो चीजें बड़ी मजेदार हो जाएंगी। मेरे पास एक रैंडम एग्जांपल है। उस रैंडम एग्जांपल में मेरी अजम्पशन ये है कि 5 लोग हैं जो मिलकर कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं। एक बंदा, उसके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, एक के पास 3 लाख पड़ा हुआ है, एक के पास 10 लाख पड़ा हुआ है, एक के पास 80,000 पड़ा हुआ है, एक के पास 1,20,000 पड़ा हुआ है। कलेक्टिवली इनके पास 20 लाख पड़ा हुआ है। जब इन सबके पास अलग अलग पैसा है तो ये अपना अपना कारोबार क्यों नहीं करते? ये कंपनी क्यों बनाना चाहते हैं? बात तो बड़ी पेचीदा सी हो गई। क्या चीज? इकट्ठे सिनर्जीज अवेल कर सकें। मेरे पास 1 लाख रुपया है और आप सबके पास भी 1-1 लाख रुपया। हम 1 लाख से बिजनेस करेंगे तो उससे बड़े अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होंगे और बड़े थोड़े से बिजनेसेस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 20 लाख रुपए से बिजनेस करेंगे, ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा और सबको फायदा होगा। तो कंपनियां बनाते हुए एक जो मेजर चीज लोगों के जहन में होती है वो ये होती है कि हम एक कलेक्टिव एक बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे और उस बड़े बिजनेस से हमें एक अच्छे लेवल पे फायदा हो रहा होगा। ये बात समझ आई? तो 5 लोगों ने सोचा कि हम मिलके बिजनेस करते हैं। जब मिलके बिजनेस करते हैं तो वो आपस में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि पार्टनरशिप का लॉ कमजोर है, कंपनी एक बड़ा मजबूत है, कंपनी बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, सही है, हम 5 लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलजुल के अगर काम कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है पार्टनरशिप इसी चीज को कहते हैं। तो फिर कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या फर्क हुआ? इन्होंने कहा कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में आप एक खास तरह का एक बेनिफिट अवेल करते हैं। कंपनी का मतलब है आप एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लीगल स्ट्रक्चर। मैं जो भी काम करूंगा मेरी जाती लायबिलिटी है, लेकिन अगर मैं एक कंपनी के अंडर हूंगा तो जो काम होगा कंपनी की लायबिलिटी होगी, मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। मैं जाती कारोबार करूंगा, मैं 10 लाख रुपए से कारोबार कर रहा हूं, अगर मुझसे किसी का 15 लाख का नुकसान हो गया तो मैं पाबंद होऊंगा और मैं 15 लाख रुपए पे करूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी से किसी का नुकसान हो गया और उसका शेयर कैपिटल 10 लाख है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक लायबल होगी? 10 लाख। तो इसका मतलब है कि कंपनी बना के हम एक अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब कंपनी नजर नहीं आती, चंद लोगों ने मिलकर सोचा हमारी कंपनी होगी, तो वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे, कागज बनाएंगे, उस कागज के तहत एक कंपनी को रजिस्टर करा देंगे। तो कंपनी किसी दीवार को नहीं कहते, कंपनी किसी कमरे को नहीं कहते, कंपनी किसी इमारत को नहीं कहते, कंपनी एक कानूनी स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं। अब ये 5 लोग जब आए, इन्होंने मेरे पास आके कहा जी हमने कंपनी बनानी, हम क्या करें? तो मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, ये पैसे इकट्ठे करके कंपनी में डाल दो। उन्होंने कहा जी आदित्य साहब आपने कहा कंपनी तो दिखती नहीं, तो अब हम किस तरह से कंपनी के अंदर पैसे डाल दें? तो मैंने कहा जी फर्ज करो सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लो ये कंपनी है, तो अब करना ये है कि तुमने इस बॉक्स में ये जो सामने बॉक्स रखा हुआ है, मान लो ये कंपनी है और तुम लोग ये सारे पैसे उठा के इस डब्बे में डाल दो और खुद थोड़ा साइड पे हो जाओ।
इन पांचों लोगों ने जो इनके पास पैसे थे, ये पैसे उठा के डब्बे में डाले और साइड पे चले गए। फिर मेरी तरफ देख के कहा डब्बा कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैंने कहा यार इस डब्बे को ना चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए, क्या तुम में से कोई इस डब्बे को चलाएगा? उन्होंने कहा जी हम क्यों चलाएंगे, हम तो ओनर है। मैं कहा चलो एक काम करो, अगर इस डब्बे को चलाओगे तो तुम्हें इस डब्बे को चलाने का एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। दो लोग आ गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है सही है, हम इस डब्बे में मौजूद पैसे से कंबाइंड बिजनेस करेंगे सबके बिहाफ पे। वो दो लोग आ गए, उन्होंने देखा डब्बे में 20 लाख पड़े हुए हैं, उनको बिजनेस करना आता था, उन्होंने डब्बे में से पैसे निकाल के कारोबार में लगाने शुरू कर दिए। ये पैसे किसके हैं? सब लोगों के। और जो लोग इन पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके कारोबार को चला रहे हैं वो बन गए इंतजामिया, वो शेयर होल्डर भी हैं और वो सारी मैनेजमेंट और इन सारी चीजों को भी देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इंतजामिया को देख रहे होते हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर्स। तो वो चंद लोगों ने उस डब्बे में रखे हुए पैसे को इस्तेमाल करके और वहां से कारोबार शुरू कर दिया। 20 लाख रुपए लगाए, कुछ एम्प्लॉइज को पैसे दिए, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, किसी चीज को प्रोसेस किया, किसी को बेचा, और पता ये लगा कि उनको 35 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया 20 लाख रुपए से। इसका मतलब है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख थी और आपको जो बेनिफिट आया वो 35 लाख है, तो 15 लाख रुपए आपके पास ओवर एंड अबव आ गया। फिर पता ये लगा कि हमारे ये खर्चे हुए थे, वो सारे खर्चे निकाले, तो पता लगा कि अब एंड पे जो हमारा प्रॉफिट है वो इतना है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये यहीं की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा प्रॉफिट है फर्ज करें 7 लाख रुपए, 20 लाख था इनके पास, 20 लाख से कारोबार शुरू किया और पहले साल के एंड पे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके जो प्रॉफिट बचा वो था 7 लाख। अब इस डब्बे ने 7 लाख रुपए कमाया है और ये डब्बा किसका है? इन सब लोगों का। तो असूलन ये जो 7 लाख रुपए ये इनका हक है। अचानक से वो दो लोग आ गए जो कह रहे थे कि हम ओनर हैं लेकिन इस डब्बे पे मेहनत तो हम कर रहे थे, तो हम में और इन लोगों में फर्क होना चाहिए। इन लोगों को तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिले लेकिन हमें तनख्वाहें भी तो दो, हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं उनसे तय हुआ था कि जी बी को 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और डी को 15,000 पर मंथ मिलेगा, यानी कि 35,000 रुपए पर मंथ 12 महीने के लिए मिलने थे। तो इसका मतलब है कि 7 लाख में से 4,20,000 खर्चा हमने निकाल दिया डब्बे को चलाने वालों का, क्योंकि डब्बा खुद चल नहीं सकता। और ये चंद लोग जो मोहतरम लोग आए हैं और डब्बे में से पैसे निकाल के कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इन लोगों ने सोचा था कि हम समाज सेवा करें। ये अपनी नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपने बाकी काम छोड़ के आए हैं, तो जो डब्बे को चला रहे हैं उनका हक है कि उनको पहले तनख्वाह मिले। तो वो जो डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह से हमने एम्प्लॉइज की सैलरियां दी उस तरह से हम डायरेक्टर्स को भी कुछ सैलरियां वगैरह दें। तो हमने क्या किया, 7 लाख में से 4,20,000 निकाल दिया। अब प्रॉफिट कितना है? 2,80,000। अब बैठ के सोचा कि 2,80,000 है, एक काम करते हैं इन लोगों में तकसीम कर देते हैं। जब तकसीम करने लगे तो सोचा ये कि भाई हमने 20 लाख से काम शुरू किया था और नफा कितना आया? 7 लाख। डायरेक्टर्स और बाकी सारे लोगों को देने के बाद हाथ में कितने हैं? 2,80,000। अगर ये 2,80,000 सारा बांट दिया तो अगली दफा फिर से 20 लाख रुपए से कारोबार कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े से पैसे डब्बे में डाल दें और थोड़े से बांट दें। अभी डिपेंड करता है, अगर शेयर होल्डर कहे नहीं भाई आज का प्रॉफिट सारा हमें दो, और हो सकता है शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म सोचेंगे नहीं, ये काम करो डब्बे में ये सारे पैसे डाल दो ताकि अगली दफा 20 लाख से कारोबार ना हो, 22,80,000 से कारोबार हो। तो एक डिबेट होगी, डिबेट के बाद आपस में मिलकर तय फर्ज करें ये करेंगे कि हम 80,000 रुपया डब्बे में डाल देते हैं और 2 लाख आपस में तकसीम कर लेते हैं, ताकि आज की डेट में भी हमें फायदा हो और वो जो हमने डब्बे का 20 लाख को बढ़ा के 80,000 कर दिया है, फ्यूचर में भी फायदा हो। अब डब्बे के अंदर कितने पड़े हैं? 20,80,000, क्योंकि 2 लाख हमने साइड पे रखे हुए हैं। ये 2 लाख किसको देने हैं? शेयर होल्डर्स को। जब शेयर होल्डर्स के बारे में हमने आके देखा तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार इसको किन लोगों को कितना बांटे। तो अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन थी उसके हिसाब से इनके हिस्से बना देते हैं। तो बैठ के हमने सोचा कि हम 10 रुपए को एक हिस्सा मानते हैं, 10 रुपए को एक हिस्सा मानते हैं
जिसने 5 लाख रुपए दिए थे, मान लो कि उसने 50,000 शेयर्स ले लिए हैं। इस डब्बे में 20 लाख था, तो इस डब्बे में जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया हम उसको एक कागज दे देंगे कि तुमने इस डब्बे में कितना कंट्रीब्यूट किया। तो हम कहेंगे तुमने इस डब्बे में 50,000 शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। 10 रुपए का एक शेयर था, तुमने इस डब्बे से 50,000 शेयर खरीद लिए। डब्बे को पैसे दे दिए थे और डब्बे से उसके अगेंस्ट क्या ले लिया था? शेयर्स। अभी जो तुम्हारे हाथ में शेयर्स हैं, ये तुम्हारी मलकियत शो कर रहे हैं इस कारोबार में। इस कारोबार के टोटल शेयर्स हैं 2 लाख और तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 50,000। तो इसके पास भी शेयर, इसके पास भी शेयर, इसके पास भी, हर किसी के पास शेयर आ गए। अब तकसीम बड़ी आसान सी हो गई। हमने 2 लाख का प्रॉफिट डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स में, और शेयर्स टोटल कितने हैं? 2 लाख, और प्रॉफिट कितना है? तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन बन गई, 1 रुपया पर शेयर। तो जिसके 1 लाख शेयर्स थे उसको 1 लाख मिल जाएगा, जिसके 8,000 शेयर्स थे 8,000 मिल जाएगा। तो अक्सर अकाउंटिंग के सवालों में लिखा होता है कि हम डिविडेंड देंगे 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का शेयर होता है तो हम मान लेते हैं कि 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके हम तमाम शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के मुताबिक पैसे दे देंगे। अगली दफा कंपनी चली है 20,80,000 से, फिर अगली दफा हो सकता है फिर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ हो, 4 लाख का हुआ हो, कुछ वापस निकाल लिया हो, कुछ डब्बे में रहा हो, डब्बा चलता जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो कितना मजेदार सा काम है। उन्होंने पैसे डाले, उसके बाद इजी होकर साइड पे बैठ गए। मिस्टर ए की अपनी दुकान है, वो अपनी दुकान पे बिजनेस कर रहा है, उसने 5 लाख इस कारोबार में भी दिए गए, और इस कारोबार को देखना भी नहीं पड़ता मिस्टर ए को। और जो देख रहा है कारोबार को वो एहसान थोड़ी कर रहा है, उसको पैसे दे रहे हैं। तो इन सब लोगों ने क्या किया, एक डब्बे में पैसे डाले, डब्बे को एक अलग बिजनेस बनाया, और ये डब्बा बड़ा खुददार किस्म का डब्बा है। जिसने इसको शुरू में पैसे दिए थे उनको भी प्रॉफिट के हिस्से देता है, जो इस डब्बे को चला रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी देता है। तो इन सब लोगों ने इस डब्बे नाम के बिजनेस को शुरू कर दिया, और इस डब्बे में पैसे पड़े हुए हैं। ये डब्बा खुदकार तरीके से चलता है, और जो इसको चलने में मदद देता है उसको पैसे भी देता है। तो इस डब्बे ने लोगों से उधार में पैसे पकड़े, आगे उससे कारोबार किया, और कारोबार से आए हुए प्रॉफिट उस उधार के बदले उनको देना शुरू कर दिया, असल रकम अपने पास रखी। तो ये डब्बा है, ये समझाने के लिए डब्बा था, लेकिन असल में ये एक वर्चुअल चीज है, ये एक सेटअप है, ये उन लोगों के दरमियान एक अरेंजमेंट है। तो कंपनी बेसिकली एक वर्चुअल सेटअप होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक कारोबार इकट्ठे करते हैं। इस कारोबार को चलाते डायरेक्टर्स हैं और इसके नीचे एम्प्लॉइज होते हैं। ये कारोबार अपने प्रॉफिट्स में से अपने ओनर्स को हिस्सा देता है। तो फिर डब्बा अलग हो गया और ये 5 लोग अलग हो गए। डब्बा ए को कह रहे हैं, हाँ भाई ए भाई साहब आपने 50,000 शेयर्स खरीदे थे मेरे, आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए, मैं हर दफा आपको प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा। इसका मतलब है ए का अपना कारोबार है, वो दुकान करता है, वो कसाई है, और ये जो डब्बा है इसका कारोबार है कि एसी बना बना के बेचते हैं। तो डब्बा अलग कारोबार कर रहा है और ए अलग कारोबार कर रहे हैं। ए अपने कारोबार में अगर डूबेगा डब्बे पे फर्क नहीं पड़ेगा, और डब्बा अपने कारोबार में डूबेगा ए को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट करें डब्बे पे बुरा वक्त आ गया, डब्बे ने जो कारोबार किया उसमें टोटल लॉस हो गया। अब टोटल लॉस भी अगर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग आएंगे वो उस डब्बे को तोड़ फोड़ करके उसे आग लगा देंगे, उसमें से पैसे निकाल के चले जाएंगे कि इस डब्बे ने हमारे साथ बुरा किया है। डब्बा उतने से ज्यादा लूट ही नहीं सकता जितना उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ए ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि वो जो 5 लाख रुपए शुरू में डाले थे ना अंदर, वो गए। लेकिन डब्बे से पैसे लेने के बाद ओनर को ढूंढा नहीं जाएगा कि हाँ भाई ये तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिजनेस ने हमारा नुकसान किया है। कहेगा जाओ बिजनेस से लो, वो अलग चीज है, मैं अलग हूं। तो इंसानों ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका सोचा कि अगर बहुत सारे लोग मिलजुल के कोई कारोबार कर रहे होंगे तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका ये कि बहुत सारे लोग मिलकर एक वर्चुअल इंसान को वजूद दें, उस वर्चुअल इंसान को अपने पैसे पकड़ाएं, वो वर्चुअल इंसान अपना एक बिजनेस करे। वो इंसान जो नजर नहीं आता, जो कि एक लीगल अरेंजमेंट है, वो अपना काम करेगा, उस काम से खुद भी कमाएगा और अपने ओनर्स को भी कमा के देगा। वो इंसान अलग है और ये इंसान अलग है। इनका अपना बिजनेस है, उसका अपना बिजनेस है।
इस इंसान की, डब्बे इंसान की लिमिटेड लायबिलिटी है, ये ज्यादा से ज्यादा वहां तक पाबंद है जितना इसके पास है। डब्बे की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो उसको अपना बावजदाद से कोई पैसे नहीं मिले, उसे वो पैसे मिले थे जो ABCDE ने दिए थे। तो डब्बा मैक्सिमम वहां तक बाउंड हो सकता है जितना उसके अंदर शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा के लिए बाउंड नहीं होगा। तो क्या ये डब्बा और वो इंसान अलग अलग समझ आ रहे हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। डब्बे का अपना कारोबार है, डब्बा जमीन खरीदेगा अपने नाम पे खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा अपने नाम पे खरीदेगा, बिजनेस की दुकान किराए पे लेगा अपने नाम पे लेगा, एग्रीमेंट करेगा अपने नाम पे करेगा। क्योंकि डब्बा अलग इंसान है और मिस्टर ए अलग इंसान है, मिस्टर DE अलग इंसान है। आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको फिर हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं। इसीलिए हम कंपनी को कहते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। इंसान है बट दिखता नहीं, तो आर्टिफिशियल है। कानूनी तौर पे इंसान है, कानून की जबान में एक इंसान है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में PTCL का इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा, तो आप PTCL के ओनर्स को नहीं ढूंढेंगे या ओनर्स को जाके नहीं कहेंगे भाई मेरा PTCL सही नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। वो पता क्या कहेंगे? जाओ कंपनी को पकड़ो। और कंपनी कहां है? कंपनी तो वर्चुअल चीज है, तो वो कंपनी की इंतजामिया को जाके पकड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी मेरे साथ बुरा कर रही है, और फिर इंतजामिया उसको सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली इस डब्बे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट एम्प्लॉइज वगैरह जो कि उसको चला रहे होते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है जिसका अपना नाम होता है, अपना वजूद होता है। कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीदती है, लायबिलिटीज, इवन हमारी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है। जिस तरह से ABCDE ये 5 पर्सन है ना, तो हो सकता है एक और कंपनी हो जो यहाँ 6ठी पर्सन और उसने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हो, तो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर भी खरीद सकती है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इतने सारे इंसानों को एक ऑर्गेनाइज तरीका मिल गया कारोबार करने का। अब ये वाले भाई अचानक से बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं किसी कारोबार में एंटर हो जाऊं तो बहुत आसान है। इस वाले कारोबार में आएंगे, इसके शेयर्स खरीदेंगे, इनको कागज मिल जाएगा, इनके पैसे डब्बे के पास आ जाएंगे, बाद में इन्होंने कुछ नहीं करना, डब्बा खुद ही से चल रहा है, अपने चलाने वालों को पैसे भी दे रहा है, प्रॉफिट वगैरह निकाल नुकूल के इन तक पहुंचा भी रहा है। तो इतने सारे इंसानों ने अगर मिलजुल के कारोबार करना हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका बना लिया कि ये कंपनी बना लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता था? 4 लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं, 5वां बंदा आना चाहता है, फिर सर जोड़ के सारे बैठते थे। अब नफा नुकसान क्या हो, क्या परसेंटेज रखें, किसको कितना मिलेगा, कौन कितना काम करेगा। कंपनी में उन्होंने ये रखा ही नहीं। पार्टनरशिप में नॉर्मली एक बंदा स्किल वाला होता है, एक बंदा पैसे वाला होता है। कंपनी में ओनर बनने की एक ही शर्त है, पैसे। आपने पैसे दे दी, हाँ, आप में से जो स्किल दे रहा है कोई एहसान नहीं कर रहा, वो अपनी तनख्वाह भी ले रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट रखा कि इस अरेंजमेंट में 50,000 लोग भी एक कंपनी के अंदर मिलकर कारोबार कर सकते हैं। फिर हमें लगे हमारी कंपनी अच्छी नहीं चल रही तो इलेक्शन किया करेंगे, अपने लिए डायरेक्टर चूज किया करेंगे। मुल्क जैसे चलता है, हम सब पाकिस्तान को नहीं चला सकते, तो हम क्या करते हैं, हम चंद लोगों को वोट देते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वो निजाम चलाते हैं, और निजाम चलाने के एक्स्ट्रा से पैसे भी ले रहे होते हैं, और उससे वो मुल्क जो चल रहा होता है, हमें भी फायदा हो रहा होता है और उन्हें भी फायदा हो रहा होता है। तो क्या ये ओवरऑल कहानी कुछ समझ आ रही है? अब अगले लेवल में दाखिल होते हैं। ये इस लेवल के डिफरेंशिएटेड बिजनेस हैं कि आप 3 तरह के बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नंबर 1 जो ए कर रहा है, बिजनेस नंबर 2 जो डब्बा कर रहा है, बिजनेस नंबर 3 जो ए इस डब्बे के शेयर्स के साथ कर रहा है। अजीब सी बात कर दी। एक काम करते हैं, सी ने कितने पैसे डाले थे? 10 लाख। 1 लाख शेयर्स इसके पास है। सी 50% का मालिक है कंपनी का। मिस्टर एक्स सी के पास गए और उसने कहा जी आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, क्या मुझे आप 20,000 शेयर्स देंगे? सी ने कहा ओके। अब सवाल यह कि उन शेयर्स की कीमत कैसे तयन की जाए। कंपनी चलते चलते चलते, आपको याद होगा 20 लाख से शुरू हुई थी, फिर 20,80,000 पे पहुंच गई थी, फिर 22-23 लाख पे पहुंच गई थी। चलते 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 आज जब कंपनी के डब्बे में झांक के देखा तो वहां पे पड़ा हुआ था 60 लाख रुपया। डब्बे के अंदर कितना पड़ा हुआ है? 60 लाख रुपया। आज अगर इस कंपनी को ये सब बंद करेंगे और अपने अपने हिस्से निकालेंगे, ये 2 लाख हिस्से हैं जिसके बदले डब्बे में क्या पड़ा हुआ है? 60 लाख। तो अगर आज कंपनी तकसीम होगी तो हर बंदे को 30 रुपया फी शेयर मिल जाएगा।
जब बनी थी तो कितना दिया था? 10। जो दिया था वो कैपिटल था, और अब जिस 60 लाख का जिक्र करूं ये इक्विटी है, कैपिटल प्लस जमा हुए हुए रिजर्व्स। तो आज ये 60 लाख रुपया इस डब्बे में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आज मेरे इस शेयर की कम से कम वर्थ ये है कि अगर ये आज भी कंपनी बंद हो जाए तो मुझे इस एक कागज के बदले 30 रुपया मिल जाएगा। अच्छा, फर्ज करें हमारी कंपनी ऐसी जबरदस्त है कि अब इतने अच्छे प्रॉफिट्स के बाद हर साल 7 रुपए का डिविडेंड भी दे रही है। 7 रुपए प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो कंपनी में री इन्वेस्ट होता है उसे रिजर्व्स कहते हैं। तो हो क्या रहा है, ये कंपनी 7 रुपए हर साल दे रही है। अब एक बिजनेस डील है, आपके पास एक कागज पड़ा हुआ है, ये कागज आज एक कंपनी को दिखा के उससे 30 रुपए लिए जा सकते हैं, और ये ऐसा जादुई कागज है कि इस कागज की वजह से हर साल आपको 7 रुपए 8 रुपए मिलते हैं। ये भाई आपके पास आए हैं, कह रहे हैं ये कागज मुझे बेच दो। ये कागज कितने का बेचना चाहिए आपको? एक ऐसा कागज है जो अभी के भी 30 रुपए तो है ही है, और उसके अलावा हर साल ये कागज आपको 7-7 रुपए कमा के देता है, और ये बढ़ ही रहा है, कभी 8 रुपए हो जाएंगे तो 9 रुपए हो जाएंगे। ये कागज पक्का पक्का अपने पास से निकाल के इनको देना है। कितने का देना चाहेंगे? इन्होंने कहा 40। बहुत ही हल्का खेल गए। यानी एक ऐसी चीज जो 30 रुपए की तो है ही है, और साल बाद 7 रुपए देगी, और अगले साल भी 7 रुपए देगी, और फिर भी 7 रुपए देगी। अगर 10 साल तक अपने पास रखा रहेगा तो 70, 80, 90 रुपए दे देगा ये कागज। तो ये कागज बहुत हल्का नहीं बेच दिया भाई? ये कागज है तो 30 रुपए तो है ही है, और ऊपर से वो मुसलसल कमा के भी दे रहा है, तो इस कागज की वर्थ इतनी कम तो नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कागज हो तो क्या करेंगे? सर मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं प्रॉफिट खाता रहूंगा। अगर बेचना पड़ जाए, वैल्यू भी गिर सकती है। इसकी वैल्यू गिर सकती है, तो उसको मैं तो माइंड में रखता इन्होंने कहा मुझे ये खौफ भी है कि वैल्यू गिर भी सकती है। कल को कंपनी के साथ कोई बुरे मामलात हो तो हो सकता है डब्बे में मौजूद रकम कम रह जाए और मेरा जो शेयर है वो 25-22 रुपए का हो जाए। ये डर गए। इन्होंने कहा मेरे लिए कितनी काबिल कबूल है? 50। ठीक है 50, 30 रुपए है, थोड़ा बहुत रिस्क है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं ज्यादा जुआ नहीं खेलना चाह रहा, मैं 50 रुपए उसकी वैल्यू मान लेता हूं। आप एक एक्साइटेड इन्वेस्टर है जिसको लग रहा है कि गेम बहुत ऊपर जाने वाली है, आप ये कागज कितने का बेचना चाहेंगे? 45। इन्होंने का एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं, आप मुझे लाखों करोड़ों मत दिखाएं, मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं 45 का बेच के निकलने वाली करूंगा। इसका मतलब है कि एक ही क्लास में मौजूद वो लोग जिन्होंने अभी हवा में कंपनी बनते देखी, हर किसी की अपने जहन में कीमत है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग शेयर बेचना चाह रहे होंगे, बहुत सारे खरीदना चाह रहे होंगे, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस चल रही होंगी। ये भाई ने थोड़ा सा रिस्क भी जहन में रखा और थोड़ा सा ये भी सोचा कि भाई जो चीज मैं दे रहा हूँ 30 रुपए, तो फौरन से डब्बे में उसके चले गए और हर साल 7-7 रुपए मिल रहे हैं, तो ठीक है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 7-7 रुपए आपको देता रहे कई साल तक, तो आज उसे 20 रुपए बेचने पे गलत तो नहीं है भाई? 30 तो डब्बे में पड़े ना, वो तो है ही है, और ये कागज जो आपने किसी को दिया ये 7-7 रुपए कमा के दे रहा है, तो आपने इजाफी 20 रुपए लिए एक बंदे को एक ऐसी चीज देने के जो हर साल 7 रुपए कमा के देती है। सोचो तो सही कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट है वो हर साल आपको 7 रुपए कमा के देती है, इसको लाखों में ले जाते हैं। आपने 20 लाख वो आपको एक इन्वेस्टमेंट है जो हर साल 7 लाख रुपए कमा के दे रही है। एक ऑप्शन है हर साल 7 लाख रुपए लेते रहें, दूसरी ऑप्शन है आज 20 लाख ले लें। अब बात लाखों में हुई है तो अब गेम जरा ज्यादा समझ आ रही है। या 7-7 लाख रुपए हर साल मिलते रहे, या आज एक ही दफा 20 लाख लो और साइड पे हो जाओ। अब 7-7 लाख जो है ना, अच्छा अगर मैं 20 लाख को बढ़ा के कह दूं 40 लाख, अब एक रफ अंदाजा हुआ कि यार 6 साल में 40 लाख के आसपास होगा, पता नहीं आगे क्या हालात हो, अभी भी डाउट है। अगर मैं कहूं 60 लाख ले लें आज, अब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ वो ऊंच नीच होगी। मान लेते हैं कि सी ने एक्स को ये साबित कर दिया कि आज ये कागज 50 रुपए का वर्थ इट है, क्योंकि जब तुम 50 का खरीदोगे तो तुम्हारा 30 रुपया तो डब्बे में पड़ा हुआ है पहले ही दिन, वो तो वहां महफूज पड़ा है।
और ऊपर से ये कागज तुम्हें हर साल 7 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए डिविडेंड भी दे रहा है। तो सी ने अपने 20,000 शेयर उठाए और 50 रुपए के हिसाब से दे दिए एक्स को। कैलकुलेटर आपके तेज होते ही हैं। अगर 20,000 शेयर हो और 50 रुपए का एक शेयर हो तो टोटल कितनी रकम वसूल की मिस्टर सी ने? 10 लाख। मिस्टर सी ने लगाया कितना था बिजनेस में? 10 लाख। मिस्टर बी ने एक बिजनेस में 10 लाख लगाया था और उसके 1 लाख शेयर्स उन्हें मिल गए थे। कुछ अरसे बाद मिस्टर सी ने 20,000 शेयर बेचे और वो 10 लाख किसी और से पकड़ लिया। आज मिस्टर सी के बिजनेस में 80,000 शेयर्स पड़े हुए हैं और मिस्टर एक्स एक नया बंदा आया, उसके भी 20,000 शेयर्स हैं। जैसे ही मिस्टर एक्स कंपनी के अंदर दाखिल हुआ, कंपनी तबाह हो गई। कंपनी को भूल गया कि उन्होंने बिजनेस कैसे करना है। कैसे होता है? मिस्टर एक्स के आने से किसी को फर्क पड़ेगा? मिस्टर एक्स जब नहीं भी थे तो भी डब्बे में उतने पैसे थे। आज मिस्टर एक्स आ भी गए तो भी डब्बे में उतने पैसे हैं। तो इसका मतलब है मिस्टर एक्स के होने ना होने से कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये 5 लोग हों या 500 लोग हों, डब्बे को फर्क नहीं पड़ रहा। 5 को भी डिविडेंड दे देगा, 500 को भी डिविडेंड दे देगा। ये 1 लाख हो या 3 लोग हो तो भी डब्बे को फर्क नहीं पड़ता। तो एक इतना मजेदार सा बिजनेस है कि आप ये सोचें कि एक नया पार्टनर ऐड हो चुका है और किसी को दिक्कत भी नहीं हुई। मौजूदा एक पार्टनर ने बड़े आराम से अपने हिस्से में से थोड़े से हिस्से उठा के बेचे, दूसरे से पैसे लिए और उतना हिस्सा किसी दूसरे को दे दिया। वो दूसरा भी आगे पार्टनर बन गया और इसने अपना प्रॉफिट कमा लिया। अब इसको ये परेशानी नहीं मेरी कंपनी कैसे चले, उसने अपना 10 लाख निकाल लिया है और हर साल डिविडेंड तो खा ही रहा है। तब समझ आए 3 बिजनेस कौन से? एक वो बिजनेस जो डब्बा कर रहा है, एक वो बिजनेस जो मिस्टर ए अपनी जिंदगी में कर रहे हैं या मिस्टर सी अपनी जिंदगी में कोई और काम धंधा कर रहे हैं। भाई मिस्टर सी हर दिन यहां बैठे हुए तो नहीं है। मिस्टर सी ने 10 लाख दिया और उसके बाद कुछ और लोग कंपनी को चला रहे हैं और मिस्टर सी साइड पे साल के इनपुट को डिविडेंड मिल जाता है। तो इस वक्त 3 बिजनेस है। मिस्टर सी अपनी जिंदगी में कोई और काम कारोबार कर रहे हैं। नंबर 2 वो डब्बा अपना एक कारोबार कर रहा है जो मिस्टर सी को हिस्सा देता जा रहा है। नंबर 3 मिस्टर सी अपने शेयर से भी कारोबार कर रहे हैं। उसने जो 10 लाख की चीज पकड़ी थी उसमें से 20% उसने 10 लाख की बेच दी है। अभी भी उसके पास 80% चीजें मौजूद हैं जो वो कल को बेच भी सकता है। तो कंपनी में नए बंदे के आना या पुराने बंदे का जाना इज एज इजी कि एक बंदा दूसरे के शेयर्स खरीद ले बस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया कि पार्टनरशिप की तरह खिचड़ी ना बने कि हर वक्त बार बार बैठे हो। एक बंदा जा रहा है तो भी लिखत पढ़त हो रही है, एक बंदा आ रहा है तो भी लिखत पढ़त हो रही है। हमें तुम स्किल्स करोगे या पैसे दोगे, अच्छा ज्यादा पैसे दोगे कम पैसे दोगे, कितनी स्किल होगी तुम्हारी, क्या तनख्वाह होनी चाहिए, मसला ही खत्म हो गया। ओनर बनने का एक ही तरीका, पैसे दो, डब्बे के मालिक बन जाओ। उसके बाद जो इजाफी काम करेगा उसको इजाफी पैसे मिल जाएंगे और जो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम मार्केट से हायर कर लेंगे इन सारे लोगों को। डब्बे में पैसे तो पड़े हुए हैं। तो डब्बा बड़ा खुददार डब्बा है। वो कहता है तुमने जो मुझे पैसे दिए ये कमाना था, मैं तुम्हें इस पैसे पे रिटर्न देता रहूंगा और कभी भी असल रकम लेनी हो तो ले जाना। तो इतने सारे लोग आपस में कभी भी सलाह मशवरा करके इकट्ठे नहीं हो सकते थे। कंपनी लॉ ने एक बड़ा प्यारा तरीका बता दिया कि आप एक कंपनी बनाओ, मेमोरेंडम आर्टिकल 2 डॉक्यूमेंट बनाओ और इस कंपनी का वजूद रजिस्टर करा दो इदारों के पास और फिर इस आर्टिफिशियल पर्सन को एक पर्सन काउंट करो, इसके नाम पे बैंक अकाउंट खोलो, इसके नाम से बिजनेस करो और उस बिजनेस से जो फायदा है वो सबके सब कमाओ। तो कंपनी असल में एक ना दिखने वाला वजूद है जो कि इतने सारे लोगों को बिजनेस करवा के दे रहा है। तो हमारा सिलेबस जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो एग्जैक्टली हमें इस कंपनी के मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 1, ये जो कंपनी हमने पढ़ी है ये खास कैटेगरी पढ़ी है। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कितनी तरह की होती है, कंपनी के क्या फीचर्स हैं और कौन सी अथॉरिटियां कंपनी को डील करती हैं, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर, ये कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखना होगा, ये सेकंड चैप्टर है।
थर्ड चैप्टर, डायरेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्या एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, क्या हमेशा इलेक्शन से आएंगे, कौन कौन से तरीके से आएंगे, कौन लोग होंगे, इनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, क्या करेंगे और कंपनी को कैसे चलाएंगे। तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर, डायरेक्टर के अलावा जो कुछ और ऑफिसर्स हैं वो कौन है और उनके क्या गराज व मकासद हैं। पांचवा चैप्टर, ये शेयर्स इश्यू किस तरह से हो रहे होंगे, ये लोगों को मिलेंगे किस तरह से, आप एक कंपनी आम लोगों को कैसे कहेगी कि आओ मुझ में इन्वेस्ट करो। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 6, अगर ये कंपनी को लोन वगैरह ले रही है तो उस लोन वगैरह को किस तरह से लेके चलेगी। ये तो हमने शेयर्स की बात की, अगर ये कंपनी लोन लेगी तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या देगी और लोन किस किस तरह की ले सकती है, चैप्टर 6 इसे बताएगा। चैप्टर 7 बताएगा कि जब इस कंपनी को, ये जो डब्बा है, ये डब्बे को चला रहे हैं ये लोग, लेकिन क्या ये लोग बैठे बैठे अचानक से सारा पैसा बहुत रिस्की बिजनेस में लगा दे बगैर किसी से पूछे। तो इसका मतलब है जो डायरेक्टर और एम्प्लॉइज कंपनी को चला रहे हैं उनको अक्सर इन लोगों की इजाजत चाहिए होगी। तो चैप्टर 7 डील करता है कि ये लोग अपनी मुलाकातें कब करेंगे और ये बड़े फैसले किस तरह से किया करेंगे। बात समझ आ रही है। फिर चैप्टर 8 आता है जो बताता है कि इस डिविडेंड की क्या कहानी होगी, ये कैसे डिवाइड होगा, कितने अरसे में डिवाइड होगा, किस बंदे को किस तरीके से दिया जाएगा। चैप्टर 9 कहता है कि ये वाली कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और इन्वेस्टमेंट्स में अपनों की भी इन्वेस्टमेंट्स और बाहर वाले भी हैं तो उनका क्या रूल होगा। और चैप्टर 10 कहता है कि ये वाली कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो उसमें क्या लिखेगी और सालाना अथॉरिटियों को कौन कौन सी चीजें जमा कराएगी। तो हमारे 10 के 10 चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहे हैं कंपनी। यहां तक किताब की इंग्लिश देखने से पहले मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह बात समझ आ रही है। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, वो जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो, और वो जिन्होंने इससे पहले पढ़ा हुआ था लेकिन एक डिफरेंट तरीके से उसे देखा, किसी बंदे का कोई सवाल। तो ये एक बड़ा मजेदार सा सिस्टम बन गया। तो पाकिस्तान में हर महीने 550 से 600 कंपनियां रजिस्टर होती हैं। बिजनेस करने के लिए कंपनी एक बड़ा मजेदार सा तरीका है, क्योंकि इसमें लोगों का आना जाना आसान है। और एक बहुत बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। मैं अपना कोई कारोबार करूंगा, नुकसान होगा तो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा भी नुकसान हुआ मुझे भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपना काम करने के लिए कंपनी बनाऊं और कंपनी वो काम कर रही हो तो नुकसान कितना होगा, जितना कंपनी की लायबिलिटी है। तो अगर हम किताब से पूछने की कोशिश करें तो किताब हमें फीचर्स ऑफ कंपनी बताना चाह रही है। मिस्टर सी और मिस्टर एक्स जो पार्टनरशिप उनकी होगी जी। अब मिस्टर सी और मिस्टर एक्स के दरमियान क्या पार्टनरशिप हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर सी ने मिस्टर एक्स को शेयर बेचे, अब मिस्टर एक्स भी आ चुके हैं, अब वो शेयर के मालिक वो हैं। हाँ, कंपनी में नया पार्टनर आ गया है और कंपनी को बताने की जरूरत भी नहीं, ना कंपनी के काम धंधे पे कोई फर्क पड़ा। अब इस कंपनी के मालिकों की कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हुई है। अब वो जो 1 लाख शेयर्स थे उनमें से 80,000 रह गए हैं सी के पास और 20,000 आ गए एक और नए बंदे के पास जिसका नाम एक्स है। तो कल को जब डिविडेंड बांटने लगेंगे तो देखेंगे हमने किसको कितने पैसे देने हैं। जी मिस्टर एक्स स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकता। जी, अब सवाल ये है कि क्या मिस्टर एक्स स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। मेरी एग्जांपल में से वो 5 शेयर होल्डर थे तो उसने इनसे बात की, उनमें से किसी एक के शेयर खरीद लिए। सोचें यहाँ पे 25,000 शेयर होल्डर्स हो, तो बजाय इसके कि वो ढूंढे इंटरनेट पे गूगल पे के इस कंपनी के शेयर किस किस के पास हैं, फेसबुक पे सवाल उठाए, वो स्टॉक एक्सचेंज चला जाए और वहां जाके कहे कि मैंने शेयर्स खरीदने हैं। और इन 25,000 लोगों को भी पता होगा अगर मैंने अपने शेयर बेचने हैं तो एक आसान मार्केट है, मैं वहां जाके आवाज लगाऊंगा तो लोग खरीद रहे होंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज का मकसद ही ये होता है कि ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, तो अगर किसी ने भी अपने शेयर बेचने हैं या किसी ने भी शेयर्स खरीदने हैं वो स्टॉक एक्सचेंज जाके वहां पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं अगर उस कंपनी के शेयर रजिस्टर है। हम आगे चल के देखेंगे कंपनियों की किस्में होती हैं। डन। इन्होंने कहा बिजनेस 3 तरह का होता है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनीज। सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल जो ओन करता है, रन करता है अपना जाती बिजनेस, वो सोल ट्रेडर कहलाता है। लॉ इस बिजनेस को सेपरेट पर्सन के तौर पे काउंट नहीं करता, ये बंदा पर्सनली लायबल है फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस। एक बंदे ने दुकान की 10 लाख रुपए से दुकान शुरू की है और अगर इस दुकान के बिजनेस में 12 लाख का नुकसान हो गया तो ये नहीं कहेगा जी ये तो 10 लाख का बिजनेस था मैं 10 लाख रुपए दूंगा। वो कितने के लिए पाबंद है? वो 12 लाख पूरे देने के लिए पाबंद है।
पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक बिजनेस को मिलजुल के चला रहे हैं। ये भी सोल ट्रेडर की तरह सेपरेट पर्सन नहीं होता, और यहां पे पर्सनल्स लायबल होते हैं जॉइंटली, और यहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो सोल ट्रेडर अकेला बिजनेसमैन या पार्टनरशिप, दोनों लॉ, दोनों चीजें कानून के मुताबिक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, और ये जितना भी नुकसान होगा उसकी लायबल होंगे। सोल ट्रेडर जाती लायबल होगा, पार्टनरशिप में ये सारे मिल के लायबल होंगे और मिलजुल के इन्होंने वो सारा नुकसान पूरा करना होगा। लेकिन जब हम कंपनी में आएंगे तो कहानी बदल जाएगी। कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कंपनी के जो पैसे जिससे कंपनी चल रही है, ये कैपिटल किससे रिप्रेजेंट होता है, शेयर से। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके ओनर्स होते हैं। आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि कुछ और तरह के स्पेशल शेयर होल्डर्स भी होते हैं, फिलहाल हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि जो ओनर है वो कौन होंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्रिएटेड बाय प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट। ये कंपनी कैसे बनती है, कंपनीज एक्ट ने एक प्रोसेस बताया हुआ उसके तहत। कंपनी एक लीगल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम, कंपनी की ओनर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी उस नाम से चल रही है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन रूल को कहते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी को कहते हैं, पर्सनैलिटी शख्सियत को कहते हैं। तो ये रूल की कंपनी की अपनी एक शख्सियत है, कंपनी अपने तौर पे एक इंसान है, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और कंपनियों को जो मैनेज करते हैं वो इसके डायरेक्टर्स। किताब को लगा कि ठीक है बेसिक डिफरेंस तो समझ आ गया, लेकिन तीन जो काम की बातें कंपनी की बाकी बिजनेस से फर्क होती हैं उसको अलग से बताने की जरूरत है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, कंपनी कैन ओन इट्स ओन एसेट्स, कंपनी पर्सनली लायबल है कि वो टैक्स पे करे अपनी इनकम पे। कंपनी एक अलग इंसान है, वो अपनी चीजें खुद खरीदेगी, वो अपना कारोबार खुद करेगी, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद करेगी, वो अपनी लायबिलिटीज खुद पे करेगी, वो प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट पे टैक्स देगी। कंपनी इस हद तक इंसान है कि एक नॉर्मल इंसान जो कर रहा है वो कंपनी कर रही है, बस कंपनी का फिजिकल वजूद नहीं है, कंपनी का कानूनी वजूद है। ये बात समझ आती है जी। अब अगर लॉस आ जाए तो क्या होगा, लॉस आएगा तो आप वहां तक लायबल हैं जितना शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, तो उस डब्बे में से ही पैसे निकाल के लॉस अदा किया जाएगा। और फिर भी अगर डब्बे में पैसे हैं तो डब्बा चलता रहेगा, और अगर इतना बड़ा लॉस आ गया कि डब्बा ही खत्म हो गया तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो होता ये है कि जब इतने सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और सलाह मशवरे से करते हैं और कैपिटल ज्यादा इकट्ठे होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट हो। एक बंदा जो 1 लाख से बिजनेस कर रहा है वो एक बिजनेस करेगा, और जो 20 लाख से कंपनी बिजनेस कर रही है वो 3 बिजनेस शुरू करेगी। कहीं नफा होगा, कहीं नुकसान होगा, तो ओवरऑल चीजों को हैंडल कर लेगी। तो आप पाकिस्तान में देखें तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट होता है। एक ही तरह की कंपनी ने कई कई तरह के काम शुरू किए हुए होते हैं और हर तरह के काम में होते हैं, कहीं फायदा हो रहा होता है, कहीं नुकसान हो रहा होता है। जब टोटल देखते हैं तो अल्टीमेटली फायदे में होता है। लिमिटेड लायबिलिटी समझ आई, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के ओनर्स की जिम्मेदारी कंपनी के डेट्स के लिए, कंपनी डब्बे के डेट्स के लिए ओनर्स की कितनी जिम्मेदारी होगी, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर, वो जो 5 लाख 10 लाख 2 लाख शुरू में दिया था ना, बस उसी तक पाबंद है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये डब्बा अगर कोई इतना बड़ा नुकसान कर बैठेगा कि इसकी ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक ओनर का मैक्सिमम नुकसान ये होगा कि उसने जो पैसे अंदर डाले थे वो डूब जाएंगे। लेकिन सोल ट्रेडर अगर नुकसान करेगा तो पहले अपने कारोबारी एसेट बेचेगा, फिर उसको घर के हिसाब से बेचने पड़ेंगे नुकसान पूरा करने के लिए। तो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आप जितना है उससे ज्यादा के लिए पाबंद नहीं है। क्लियर? तीसरा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में इतना आसान नहीं है ये जो मर्जी अपनी मलकियत बेच दे, लेकिन कंपनी में कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अपनी कितनी भी ओनरशिप कभी भी किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी, कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर खरीद सकता है, इवन एक और कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर इन ओनरशिप ऑफ कंपनी टू समवन एल्स। शेयर होल्डर अपने जो ट्रांसफर शेयर्स हैं, अपनी जो कंपनी की ओनरशिप के शेयर हैं, वो किसी और को बेचना चाहें बेच सकते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। इससे कंपनी के लीगल स्टेटस या कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। यानी कि जिस वक्त सी ने 20,000 शेयर एक्स को बेचे थे, कंपनी को जरा सा कोई फर्क नहीं पड़ा था।
कंपनी जिन 5 लोगों ने शुरू की थी, अगर 10 साल बाद वो 5 के 5 भी वहां मौजूद ना और उनकी जगह कोई और 50 हो तो भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। हमने स्ट्रक्चर इतना मजे का बनाया कि कंपनी अलग तरीके से चल रही है और उसके ओनर अलग तरीके से चल रहे हैं। तो क्या हमें कंपनी और कंपनी के 3 मेन फीचर समझ आए? परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं ऑनगोइंग विरासत, कि कंपनी के सक्सेसर बदलते रहते हैं, कंपनी के मालिक बदलते रहते हैं। तो कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। ये लिमिटेड लायबिलिटी लोग बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। वही वाली बात है कि मैंने 25 लाख का कारोबार करना है तो मैं काम करूंगा, मैं 25 लाख की एक कंपनी बनाऊंगा, उसका शेयर कैपिटल रखूंगा और उसमें 25 लाख के शेयर मैं और 1-2 और मेरे भाई खरीद लेंगे। कंपनी बन गई। अब मैं वो जो कारोबार मैंने करना था मैं किसके नाम से करूंगा? कंपनी के नाम से। कंपनी किसी इमारत को तो नहीं कहते ना, कंपनी तो एक कागज पे हुआ है। अब जब मैं कारोबार करूंगा तो मेरा जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो 25 लाख का, उससे ऊपर मेरी लायबिलिटी नहीं आ सकती। बट सेपरेट लीगल एंटिटी, आप तो टैक्स को जानते हैं अच्छी तरह से। मैं अपने बिजनेस में अपने आप को सैलरी दूं, मैं कारोबार किया 25 लाख से, मुझे रेवेन्यू आया 10 लाख, मेरे खर्चे थे 4 लाख, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 6 लाख। मुझे टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 6 लाख पे। उस 6 लाख में मैं कहूं नहीं 3 लाख मेरी तनख्वाह थी, अपने बिजनेस में से अपनी तनख्वाह माइनस कर दूं तो बिजनेस को तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हम तो सोल प्रोप्राइटर हैं। ये जो 6 लाख सारा प्रॉफिट है ये मेरा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने आप को तनख्वाह दी, क्योंकि मैं और मैं सेम है। अगर ये कंपनी होती तो मेरी कंपनी में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ होता और कंपनी ने आतिफ आब्दी नामी इंसान को 3 लाख रुपए सैलरी दी होती, तो कंपनी को 6 लाख माइनस 3 लाख का प्रॉफिट होता, कंपनी 3 लाख पे टैक्स देती। और जो मेरे पास 3 लाख आया है मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा होता। तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई। आप एक कंपनी बनाए, कंपनी का फर्ज करें प्रॉफिट हुआ 20 लाख, अब आपको 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ना दे। एक इंसान की कितनी तनख्वाह हो कि उसके ऊपर टैक्स ना पड़े? 6 लाख 6,66,666। अगर आप 10% मेडिकल अलाउंस भी बीच में काउंट करें, आप दिखाएंगे इतनी तनख्वाह है, 10% मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब है कि 6.5 लाख के आसपास तक आपकी के पास पैसे आ रहे हो तो आपको टैक्स ना देना पड़े। मेरी कंपनी को हुआ 20 लाख प्रॉफिट। मेरी कंपनी में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक मैं और एक मेरी बेगम, और हम दोनों की तनख्वाह 6 लाख प्लस 10% मेडिकल अलाउंस, तो हम दोनों मिलके 13 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मेरे पास जब तनख्वाह पहुंची मुझे उस पर टैक्स नहीं देना, और कंपनी का जो 20 लाख प्रॉफिट था जिस पे उसने टैक्स देना था उसमें से 13 लाख का एक्सपेंस माइनस हो गया, क्योंकि कंपनी किसी और इंसान को सैलरी दे रही है। सेपरेट लीगल, मैं और मेरी बेगम अलग इंसान है और कंपनी अलग इंसान है। अब मुझे अगला दुख है उस 7 लाख का। मैंने और बेगम ने घूमने जाना था किसी मुल्क और हमारा 5 लाख खर्च आना था। हुआ ये कि हमारी कंपनी ने ये सोचा कि अपने एम्प्लॉइज की मोटिवेशन के लिए उनको एक फॉरेन ट्रिप करा दिया जाए। तो मेरी कंपनी ने 5 लाख रुपए खर्चे, अपने एम्प्लॉई आतिफ आब्दी एंड अहलिया, उन्होंने जनाब पैसे खर्चे, और पैसे खर्च के फ्लाइट्स खरीदी, वीजे खरीदे, होटल के पैसे दिए। किसने? कंपनी ने। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए ट्रिप नहीं करवा सकती? 5 लाख रुपए जो मैं कंपनी से निकालता, मैं पहले उस पर टैक्स देता, या मैं एक बिजनेस से कमाता, मैं उस पर टैक्स देता, फिर मैं खर्चा करता, खर्चा किसी खाते ना आता। अब कंपनी का खर्चा हो गया। अब कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 2 लाख पड़ा हुआ है, मुझे तो उस पर भी टैक्स नहीं देना। इस कंपनी के जो एम्प्लॉई है ना, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके घर का बिजली का बिल कंपनी अदा करती है।
कंपनी फेवर नहीं दे रही उन्हें। कंपनी का काम करने के लिए ये जिस जगह बैठते हैं, फर्ज करें वो जगह ही कंपनी की हो, वो मेरा घर ना हो, वो रजिस्टर्ड ऑफिस हो कंपनी का, तो उसका बिल कौन पे करेगा? कंपनी। उसका इंटरनेट कौन पे करेगा? कंपनी। तो कितने मजे लग गए? 20 लाख रुपए पे मैंने टैक्स ही नहीं दिया, जो मैं कंपनी को बीच में ले आया। ये इतना सेपरेट पर्सन है कि मैं और मेरी कंपनी अलग अलग काउंट होंगे, तो मुझे मिलने वाले पैसे कंपनी का एक्सपेंस काउंट हो रहा होगा, और मैं उसे इनकम नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी तो मुझे फैसिलिटेट कर रही है काम करने के लिए। तो अगर कंपनी ने मुझे गाड़ी दिला दी, तो अगर कंपनी मेरा पेट्रोल भर रही हो, तो आसान सा काम ये है कि मैं करोड़ रुपया कमाऊं और मैं कहूं कि 90 लाख रुपए मेरी कंपनी के खर्चे हैं, क्योंकि कंपनी के 2 एम्प्लॉय बहुत अजीब से हैं, बहुत खर्चा कराते हैं। कमा के भी उन्हीं 2 लोगों ने दिया 1 करोड़, और उसके बाद खर्चा करते हुए उन लोगों को सैलरियां देना, उनके को परक्विजिट्स देना, उन लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डालना, उनके दूसरे मुल्क के ट्रिप करवाना, अब वो जिस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं उस जगह का रेंट देना, उसकी बिजली के सारे खर्चे देना। तो ठीक है, 10-1 लाख रुपये फिर भी प्रॉफिट हो गया। 10 लाख रुपए पे गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट दिया, और वो सारा लेजिटिमेट हो गया। ये सेपरेट लीगल एंटिटी इतनी जालिम चीज है कि लोग बीच में इसको ले आते हैं और सारा साफ हो जाता है। तो टैक्सेशन के अंदर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, कारोबारी बिजनेसेस में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह अपने आप को सामने से बचाने के लिए। आपने अपने नाम से काम नहीं करना, आप फ्रंट पे कंपनी ले आते हैं, कंपनी के नाम से सारे काम हो रहे होते हैं, और फायदा ये होता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी होगी, जितना आपका पैसा उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये इस हद तक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैं इसलिए आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये एग्जांपल आपको पता लग जाए कि ये इस तरह से ये एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। अब जब हमें कंपनी समझ आ गया है, तो एक ऐसी बात जो आईकैप को कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, उसको डिस्कस कर लें। कंपनी की डेफिनेशन सोचें, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी की डेफिनेशन ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं पूछी जानी चाहिए, इसलिए ये बहुत बेसिक सी है और उसने सिर्फ रेफर की है। तो लेक्चर के एंड के करीब सिर्फ 2 डेफिनेशंस देख लेते हैं। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी इज अ कंपनी formed and registered under this act और कंपनी लॉ। कंपनी उसे कहेंगे जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई हो, या अभी इस एक्ट से क्या मुराद है? कंपनीज एक्ट 2017। आज इस वक्त जो लेटेस्ट कंपनियों का लॉ चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2017। इससे पहले इमीडिएट पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 भी आया था। इसी तरह से इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी हुआ करता था। उससे पहले एक कंपनीज एक्ट होता था जिसको हम रिपील्ड कंपनीज एक्ट कहते हैं, 1913 में भी था और फिर उससे आगे भी चल रहा था। तो आज तक पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं इस खित्ते में, वो या तो उस पुराने रिपील्ड कंपनीज एक्ट, रिपील मतलब मंसूख हुआ हुआ, खत्म हुआ हुआ, या इसके तहत बनी होगी, या इसके तहत बनी होगी, या इसके तहत बनी होगी, और अब नई वाली इसके तहत बन रही होंगी। तो कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी उसे कहते हैं जो इसके अंदर रजिस्टर हो या किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हो। कंपनी, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। तो सवाल ये है कि दिस एक्ट तो ये हो गया, तो कंपनी लॉ क्या है? ये इन चारों को भी कंपनी लॉ कहते हैं, और अगर लॉ कहे ये मौजूदा और पिछला कंपनी लॉ, तो इन 3 को कहेंगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ भी पढ़ लेते हैं। कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? रिपील्ड कंपनीज एक्ट, मरहूम कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ये 3 तो है ही हैं, और ये भी शामिल होगा अगर हम कुछ और नहीं कहना चाह रहे। अगर मैं आपसे कहूं ना पाकिस्तान के सारे कंपनी लॉ, तो इसका मतलब चारों की बात हो रही है। और मैं आपसे कहूं कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉ, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये और उसके अलावा। तो नॉर्मली जब कंपनी लॉ बोला जाएगा तो उसमें सारे शामिल होंगे, लेकिन अगर जुमला इस तरह से हो कि पिछले कंपनी लॉ,
रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनी 1984, कंपनी 2016 और ऑल्सो ये शामिल एक्ट भी शामिल होगा अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। अनलेस के जो जुमला है वो कुछ और कहना चाह रहा है, हम नॉर्मली इसके अंदर शामिल करेंगे मौजूदा कंपनीज एक्ट को। तो कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या रिपील कंपनीज एक्ट, इनमें कहीं पे भी अगर कोई सेटअप बना है एज अ कंपनी तो हम उसको कंपनी कहेंगे। तो एक अजीब सी डेफिनेशन है कंपनी की। कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी हो इन कवानीन में। और कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? पुराने वो 3 और मौजूदा कंपनीज एक्ट 2017, इन सबको कलेक्टिवली हम कंपनी कहेंगे अनलेस के आप पुरानों और नए को अलग अलग बता रहे हैं। तो ये वो डेफिनेशन है जो कि असूलन पूछी जाने वाली बनती नहीं है। पूछ भी लें तो आपको लिखते हुए शर्म आ रही होगी। तो चूंकि आज हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी तो सोचा कि हम हल्का सा एक आइडिया इस डेफिनेशन का ले लें ताकि जब कल हम इकट्ठे हों तो फिर हम कंपनियों की टाइप्स के ऊपर बात कर रहे हो। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हर तरह से हमें कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? हमारे सिलेबस का ओवरऑल मैप समझ आ गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ आप क्या क्या चालाकियां कर सकते हैं वो समझ आ गया। अब सोल ट्रेडर भी अपनी कंपनी बना लेता है, उसको कहते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। एक कंपनी बनाता है और 100% शेयर्स खुद ही खरीद लेता है। इतने मजे क्यों दिलवाए हुए हैं लॉ ने? सेपरेट लीगल पर्सन भी बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटी भी बना दी, तो इससे तो हर कोई कंपनी बना लेगा। तो बना ले, बहुत अच्छी बात है। कारोबारी एक्टिविटी होगी पाकिस्तान में। अकेला बिजनेस एक बंदा करता, कंपनी बनाएगी तो और लोग भी आएंगे। दूसरा, जब आप कंपनी बनाएंगे तो दायरे के साथ रजिस्टर होंगे, फिर सालाना अकाउंट जमा कराएंगे, सालाना कुछ और चीजें होंगी, टैक्स के अंदर नजर आना शुरू होंगे। तो वो जो छुपे हुए बिजनेसेस पाकिस्तान में लाखों चल रहे हैं वो मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे, रेगुलेट होना शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट ने इतनी अट्रैक्शन आपको दे दी कि यार लिमिटेड लायबिलिटी भी दे देंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी भी दे देंगे, आओ एक दफा रेगुलेट हो जाओ, एक दफा सिस्टम में आ जाओ, एक दफा तुम्हारी सारी चीजें रिकॉर्ड में आ जाए, तुम एक दफा सामने आ जाओ, फिर हम जाने और तुम जानो, फिर तुम्हें हमने पकड़ लेना है किसी ना किसी तरीके से। तो ये डिस्करेज कर रहे हैं अकेले बंदे या पार्टनरशिप्स को, क्यों? बिजनेस, क्योंकि उनको खतरा भी है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, उनके नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस अपने आप को कंपनी के तौर पे लेके चलें, ताकि एक सिस्टम के मुताबिक चीजें हों, एक लॉ को फॉलो किया जाए और इनकी प्रोटेक्शन और बाकी सारी चीजों के लिए अथॉरिटीज मौजूद हो। जी, एक शेयर होल्डर फौत हो गया तो क्या होगा? अब शेयर होल्डर के पास 50,000 शेयर्स थे, वो फौत हो गया, विरासत का कानून चलेगा, देखेंगे उसकी कोई विल थी या नहीं थी, और फिर विरासत के कानून के मुताबिक उसके शेयर किसी और को मिल जाएंगे। वो कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कंपनी अपने रिकॉर्ड में पिछले बंदे को हटा के नया बंदा लिख देगी, लेकिन कंपनी की सेहत पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मजेदारी है, अगर 4 पार्टनर होता और एक मर जाता, पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ती, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती। कंपनी में फायदा क्या है? जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बंदे के मरने से उसके शेयर उसके बच्चों को, उसके वर्सा को मिल जाते हैं और फिर वो मालिक बन जाते हैं। तो शेयर फिर एक एसेट हो गया। जिस तरह से कैश एक एसेट है, जिस तरह से कुर्सी एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है, उसी तरह से एक बंदे के खरीदे हुए शेयर्स भी उसके लिए एसेट बन जाते हैं। डन। तो आज हम लोगों ने समझा ज्यादा और किताब के अंदर थोड़ा सा कम पड़ा। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो कंपनियों की टाइप्स को देखना शुरू करेंगे कि कंपनी की कौन कौन सी फेमस टाइप्स किस तरह से हैं। डन। मिलते हैं इंशाल्लाह।